So hello everyone, welcome to ECLearn, the platform where students could enhance their learning with the high quality videos with their simplified notes. So today we will discuss the marginal productivity theory and trend. So in today's lecture, we would discuss quickly what is a marginal productivity theory. We would understand this theory with the help of this example. And along with that, we will discuss the concept of rent and few types of rent. All right. So let's start with the marginal productivity theory. So marginal productivity theory basically ये कहती है कि जो भी factor of production है, उसका जो भी price है, वो उसके marginal productivity के equal है. राइट अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है, तो आप लैंड यूज करते हैं, स्पेस यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. अदर देन दैट आपको लेबर की जरूरत होती है जो प्रोडक्शन करते हैं. राइट सो लैंड, लेबर, ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. अब ये जो भी सर्विसेज देते हैं, या तो अगर आप किसी की लैंड यूज कर रहे हैं या अगर कोई लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आपको उन्हें कुछ प्राइस देना है, कुछ रिवॉर्ड देना है. और वो जो प्राइस है, वो जो रिवॉर्ड जो है, वो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होता है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दैट मीन्स अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो भी इनपुट का, जो भी फैक्टर इनपुट का अगर लगाया जाता है, तो कितना एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्शन होता है, उसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अगर एक लेबर एक्स्ट्रा हायर किया जाता है तो कितना एडिशनल प्रोडक्शन हो पाता है, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं. राइट सो दैट इज अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर. राइट सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट. ये इनपुट की क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम लेबर ले रहे हैं. ये है उनके मार्जिनल प्रोडक्ट कि वो कितना जो है प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अ मार्जिनल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज. अब इन टर्म्स ऑफ रुपीज का मतलब ये है कि से फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्स्ट्रा लेबर हायर किया जाता है तो वो 10 यूनिट्स एडिशनल प्रोड्यूस कर रहा है. अब वो 10 यूनिट्स की कीमत कितनी है? सो अगर एक यूनिट की जो भी गुड्स है, अगर उसकी एक यूनिट की कीमत 5 रुपए है, सो दैट मीन्स वो एडिशनल 50 रुपए का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी. दिस इज द प्राइस ऑफ इनपुट. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वेजेस दिए जा रहे हैं लेबर को, और ये है ऑप्टिमल डायरेक्शन, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. ऑलराइट सो से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जब एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर का हायर किया जाता है, तो वो 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लेता है, जिसकी कीमत है 50 रुपए. तो मतलब वो 50 रुपए 50 रुपीज की वर्थ का 50 रुपीज वर्थ का जो है प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, और उसके सामने जो एक एडिशनल वर्कर हायर किया, उसको कितना वेज देना है? सिर्फ 25 रुपए. तो दैट मीन्स यहाँ पे 25 रुपए का तो मुनाफा है. तो यहाँ पे ऑप्टिमल डायरेक्शन है इंक्रीज की. दैट मीन्स अभी और लेबर्स को आप हायर करो कि जिससे जो है ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके और जिससे ज्यादा मुनाफा जो है कंपनी कमा सके. ऑलराइट यहाँ पे बात करें से फॉर एग्जांपल थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट पे एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है एक वर्कर? 8 यूनिट. उसकी जो वैल्यू है दैट इज 48 इंटू 5 40 रुपीज. तो 40 रुपीज वर्थ का जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है, और उसके सामने 25 रुपए सिर्फ उस वेज 25 रुपए ही जो है लेबर को देने हैं. जो एक्स्ट्रा 1 लेबर हायर किया उसको सिर्फ 25 रुपए देने हैं. तो यहाँ पे तो अभी भी मुनाफे वाली बात है. तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि इंक्रीज किया जाए, लेबर और लेके आए जाए. फिफ्थ यूनिट पे क्या हो रहा है? जो लेबर, जो एक एक्स्ट्रा यूनिट जो वर्कर का हायर किया गया, वो 6 यूनिट एक्स्ट्रा बना पा रहा है, जिसकी कीमत हो गई 30 रुपए. दैट मीन्स 30 रुपए का एक्स्ट्रा जो है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, और उस एक्स्ट्रा एक वर्कर को सिर्फ 25 रुपए वेज देना है. तो अभी भी 5 रुपए का तो मुनाफा है. तो अभी भी कहा जा रहा है कि इंक्रीज करो, वर्कर्स और लेके आओ, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा मुनाफा होगा. अब बात करें हम 6th यूनिट की, तो यहाँ पे अब जो वर्कर है वो 5 यूनिट ही बना पा रहा है, क्योंकि अब एक मशीन पे जब लगातार वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे, तो मशीन की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी. आपस में जब एक ही मशीन पे काम किया जाएगा, तो जो मशीन हम कहते हैं मशीन का पोटेंशियल जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. और वर्कर भी जब एक ही स्पेस पे, एक ही मशीन पे इतने सारे वर्कर काम करेंगे, तो वर्कर भी कंफर्टेबल नहीं होंगे. इतनी भीड़ हो जाएगी कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी जो है थोड़ी कम हो जाएगी, या तो अब एक नई मशीन की आवश्यकता हो जाएगी, ऐसी बात होगी. सो 6th यूनिट जब 6th वर्कर हायर किया गया उसी मशीन पे काम करने के लिए, उसी लैंड
उसी स्पेस पे काम करने के लिए, तो वो सिर्फ 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना पा रहा है, जिसकी कीमत हो गई 25 रुपए। दैट मीन्स वो एडिशनल 25 रुपए का जो है प्रोडक्ट बना पा रहा है, और उस एक्स्ट्रा वर्कर को कितना देना है? 25 रुपए। दैट मीन्स ये सिचुएशन हो गई इक्विलिब्रियम की। दैट मीन्स 25 रुपए का एक्स्ट्रा जो है प्रोडक्ट वर्कर बना रहा है, और उसके सामने उसको वेज कितना मिल रहा है? 25 रुपीज। तो ये सिचुएशन हो गई इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पे जो वेज मिल रहा है, दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल है, राइट? सो दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 25। अब अगर 7th वर्कर हायर किया जाता है, तो अब क्या हो रहा है कि वो सिर्फ 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना पा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा जमा हो गई है, और जो मशीनरी है अब वो थोड़ी सुस्त हो गई है, उतनी प्रोडक्टिविटी वो शो नहीं कर रही। सो यहाँ पे जो वैल्यू है, मतलब 15 रुपए, दैट मीन्स वर्कर जो है वो सिर्फ 15 रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना पा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके सामने उसको 25 रुपए वेज देने हैं। तो यहाँ पे तो वर्क जो कंपनी है वो क्या करेगी कि डिक्रीज करेगी वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 25 रुपए जो है वर्कर को एज अ वेज दे रहे हैं, और वो सिर्फ 15 रुपए का ही जो है एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो अब तो वर्कर हायर करना बेवकूफी वाली बात है, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा कि वर्कर्स, ये एक ऑप्टिमल डायरेक्शन ये होगा कि स्टार्ट डिक्रीजिंग वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं रहे। सो दैट इज अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी that states that reward or the price of the factor of production tends to be equal to its marginal productivity. Alright, बात करें हम रेंट की। So it's a rent is a payment to the owner for use of a particular thing. तो अगर आप किसी की लैंड यूज कर रहे हैं, किसी का स्पेस यूज कर रहे हैं, और उसके लिए अगर आप उसको कुछ पेमेंट दे रहे हैं, so that would be considered as a rent. जरूरी नहीं है कि वो एक स्पेस हो या स्पेस हो या लैंड हो या कोई हाउस हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप किसी की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, किसी की मशीनरी यूज कर रहे हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, then also you have to pay rent, you have to pay price for that, and that is nothing but rent. All right, so rent के भी कुछ types हैं, so we'll discuss. So the first one is differential rent. So if we talk about differential rent, so say for example अगर एक one piece of land, इतना एक land area है, land area के 2 parts हैं, ठीक है? एक जो एरिया है वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है, दैट मीन्स अगर उस पर खेती की जाती है तो खेती काफी अच्छी होती है, काफी उपजाऊ जमीन है। दूसरा जो पार्ट है, अगर वहां पे खेती की जाती है तो खेती इतनी खास नहीं होती और वो जमीन इतनी उपजाऊ भी नहीं है, तो यहाँ का किराया जो है रेंट इस पार्ट का वो कम होगा, यहाँ का जो रेंट है वो ज्यादा होगा। दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल रेंट, कि जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो डिफर करती है उसके कारण जब रेंट में डिफरेंस होता है तो उसको हम डिफरेंशियल रेंट कहते हैं। दूसरा है स्कैरसिटी रेंट। स्कैरसिटी रेंट की बात करें तो से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कारण जो है मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, अब कंपनी ऐसा सोच रही है कि इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए नई मशीन की जरूरत है, और मशीनों की जो है मार्केट में कमी है, मतलब मशीनें इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, मशीनों का सप्लाई कम है, मशीन की स्कैरसिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा रेंट पे करने को भी तैयार होगी। वो ऐसा बोलेगी कि ठीक है, जितने में मिल रही है, ज्यादा प्राइस भी पे करना पड़ रहा है, ज्यादा रेंट भी पे करना पड़ रहा है, तुम करो, बस उस मशीन को लेके आओ, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और उस डिमांड को फुलफिल करके हमें मुनाफा कमाना है। तो इसको हम कहते हैं स्कैरसिटी रेंट। बिकॉज टेक्नोलॉजी और मशीनरी की कमी थी तो उसके कारण रेंट थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ा, दैट इज नथिंग बट द स्कैरसिटी रेंट। फिर बात करें हम क्वेजी रेंट की। सो जो रेंट मशीनरी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी पे, इक्विपमेंट्स पे किया जाता है उसको हम क्वेजी रेंट कहते हैं। तो क्वेजी रेंट में लैंड पे जो रेंट होता है उसको छोड़ के जो भी रेंट है वो क्वेजी रेंट पे आता है, ठीक है। सो सी तो हम क्वेजी रेंट में हम ये भी कह सकते हैं दैट दिस इज द सरप्लस। Now how this is termed as a surplus कि as I said earlier, मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई भी कारण से अगर डिमांड प्रोडक्ट की ज़्यादा बढ़ गई, आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपने टेक्नोलॉजी जो है कहीं से लीज पे ली और आपने उसके लिए रेंट पे करा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, because you want to fulfill the demand of the product. So that is the quasi rent. Quasi rent जो है
हम कह सकते हैं कि जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, उस पे लगने वाला जो रेंट है वो क्वेजी रेंट होता है। क्वेजी रेंट में लैंड पे लगने वाला रेंट जो है वो क्वेजी रेंट में इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेम, राइट। सो अगर किसी कंपनी को मशीनरी चाहिए, किसी कंपनी को मशीनरी की जरूरत है, तो वो जो है कहीं से दूसरी जगह से वो मशीनरी को हायर कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, उसके लिए रेंट पे कर सकते हैं, तो दैट इज अ क्वेजी रेंट। अगर अचानक आपको आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ गई तो आप जो है मशीनरीज की भी डिमांड ज्यादा कर सकते हैं और उसके लिए आपको ज्यादा रेंट भी पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंड पे जो रेंट होता है और अगर अचानक से डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ गई तो आप लैंड का सप्लाई यूं चुटकियों में ओवरनाइट नहीं बढ़ा सकते, बट यहाँ पे जो मशीनरीज है उनका जो है सप्लाई दैट इज बिट ऑफ मोर और लेस इलास्टिक है वो। तो अगर आपको ज्यादा मशीनरी की जरूरत है, आप ज्यादा रेंट पे करें और आप मशीनरी लेके अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट क्वेजी रेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रेंट।